Hello everyone, welcome to BPSC Concept Wala. So in this session we are going to discuss the topic ratio and proportion. रेशियो और प्रोपोर्शन का हिंदी मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात, और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? समानुपात. तो हम लोग अनुपात और समानुपात डिस्कस करेंगे इस सेशन में, और बीपीएससी का सवाल देख लेंगे. जिस तरह का सवाल बनता है, जिस तरह का सवाल बीपीएससी पूछता है वो कर लेंगे, और फिर एक दो सीसेट का सवाल कर लेंगे और हो जाएगा. सो शुरू करते हैं. रेशियो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेशियो. अनुपात होता क्या है? अनुपात ये ठीक है. अनुपात का मतलब क्या होता है? अगर आप जनरल टर्म में देखेंगे तो अनुपात किसको बोलते हैं? जो फ्रैक्शन में होता है उसको हम बोलते हैं अनुपात. जैसे जो पी वाई क्यू के फॉर्म में है वो क्या है? रेशियो उसको बोलते हैं. कि ये रेशियो, इसको हम लिख सकते हैं कि पी रेशियो क्यू, सेम थिंग हो गया है ना दोनों. लेकिन अगर हम रेशियो को डिफाइन करना चाहें तो रेशियो कैसे डिफाइन करेंगे? कि रेशियो किसको बोलेंगे? कि ए रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स विच शोज हाउ मच बिगर वन क्वांटिटी इज देन अदर. मतलब क्या पता चल रहा है? चलिए पहले आपको हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं. वाइट पेन से लिखते हैं. रेशियो का मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल टर्म में देखिए तो रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन. जैसे कि कोई एक पूरा चीज है, उसमें से हम इतना सारा निकाल लिए है ना, तो ये और ये जो निकाले हम, ये भाग इसका और बाकी टोटल का है ना, उसका जो दोनों को कंपेयर करेंगे, जो उसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, वही क्या होता है? रेशियो होता है. तो सपोज ये P है और ये होल जो है Q है हमारा, तो Q में से हम P को निकाल दिए तो P रेशियो Q लिख सकते हैं. ठीक है. तो वो क्या होता है? हमारा रेशियो. तो रेशियो का हमारा डेफिनेशन क्या बन जाएगा? रेशियो का डेफिनेशन क्या बन जाएगा? कि ए रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स contains टू नंबर्स विच शोज, क्या दिखाता है? जो दिखाता है क्या? एक विच शोज हाउ मच बिगर वन क्वांटिटी इज देन अनदर. मतलब क्या बोल रहा है? कि एक संबंध दिखाता है दो नंबर के बीच में, और वो क्या दिखाता है? कि जो नंबर है वो दूसरे से कितना बड़ा है, कितना. तो इसका मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब कि कंपैरिजन ही दिखाया जा रहा है. कंपैरिजन. ओके. इसका मतलब क्या हुआ? कि हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर कंटेन्स अदर. अभी क्या पता है कि एक होल पार्ट है, इसका एक पार्ट को निकाल देंगे तो ये इससे कितना बड़ा है, वो क्या हमारा दिखाएगा? रेशियो दिखाएगा. और रेशियो में एक चीज और आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेशियो किसका बनाते हैं हम लोग? सेम चीज का रेशियो बनाते हैं. जैसे कि अगर हम बोल दें कि रेशियो 4 बॉयज और 5 गर्ल्स, इसका रेशियो होगा? नहीं रेशियो होगा, क्योंकि दोनों एक नहीं है. तो रेशियो जब भी होगा ना तो सेम टाइप होना चाहिए. सेम टाइप, उसका रेशियो हम लोग निकालेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे. जैसे घोड़ा और बकरी का कंपैरिजन नहीं कर सकते ना. घोड़ा का कंपैरिजन हम घोड़े से ही करेंगे, बकरी का कंपैरिजन बकरी से ही करेंगे. ठीक है. तो जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो सेम टाइप में करेंगे, सेम थिंग में करेंगे, और उसका जो रेशियो लिखेंगे, जो उसका कंपैरिजन करेंगे, उसी को क्या हम बोलेंगे? रेशियो बोलेंगे. ठीक है. आगे देखते हैं. जैसे कि यूज क्या होता है रेशियो का? कि यूज क्या होता है रेशियो का? यूज ऑफ रेशियो. अनुपात का हम प्रयोग, इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो इसका इस्तेमाल क्या होता है? दो और नंबर, सिमिलर नंबर के बीच में मिनिमम फॉर्म दिखाने का यूज होता है. टू मेक रिलेशन एमंग टू और मोर सिमिलर वैल्यू इन मिनिमम फॉर्म. हम लोग मिनिमम फॉर्म दिखाने के लिए यूज करते हैं. ठीक है. जैसे कि एक ए है
और एक ये बी है ना। ये 10,000 है और ये 20,000 है, और ये हम कर दिए ये रेशियो। ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, रेशियो का सिंबल है ये रेशियो। तो क्या ये रेशियो है, हाँ सही है, लेकिन क्या ये, इसको हम रेशियो कब बोलेंगे, जब हम इसका मिनिमम फॉर्म में लिखेंगे। तो ये दो, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, फिर एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अब 10:2 हो गया, अभी भी ये मिनिमम हुआ नहीं, ये 2 से 5 कट जाएगा। सो 5:1, ठीक है। 5:1 जो है ये क्या होगा, मिनिमम होगा। यही दिखाता है हमारा रेशियो, जो मिनिमम फॉर्म होता है किसी भी दो वैल्यू के बीच में, दो या दो से ज़्यादा वैल्यू के बीच में, वो दिखाता है हमारा रेशियो, वो होता है अनुपात। अनुपात, ठीक है। अब देखिए कि इसमें दो तरह का होता है, जैसे हम P/Q के फॉर्म में तो लिख रहे हैं, तो P जो हो गया और Q जो हो गया, P को Q क्या बोलते हैं हम, न्यूमरेटर, पढ़े होंगे आप, और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो अब हमेशा देखेंगे कि जो हम लोग जो न्यूमरेटर को है वो कंपेयर करेंगे किससे करेंगे, डिनोमिनेटर से कंपेयर करेंगे। तो जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं ना, वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है। तो जो नीचे लिखा रहेगा ना हर में, ये क्या होता है, अंश, और ये होता है हर। तो जो हर में लिखा रहेगा ना, हम हमेशा उससे कंपेरिजन करेंगे, है ना, कंपेरिजन करेंगे डिनोमिनेटर से, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। प्रॉपर्टीज क्या होता है रेशियो का, अनुपात का, कि रेशियो जो है हमेशा लीनियर फॉर्मेट में होगा। पहला, क्योंकि बीपीएससी प्रॉपर्टी से सवाल पूछ रहा है तो मैं भी पूछ दे, तो इसका पहला प्रॉपर्टी क्या हो कि रेशियो इज ऑलवेज इन लीनियर फॉर्मेट, ठीक है। दूसरा क्या, कि रेशियो विल बी इन नेचुरल नंबर्स ओनली, ठीक है। नेचुरल नंबर्स ओनली मतलब क्या, कि वो जो काउंटिंग का नंबर होता है उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, 1 2 3 4 5 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अगर आप बोलिएगा कि होल नंबर, पूछ दिया कि रेशियो होल नंबर का बनेगा, तो नहीं बनेगा। 0:1 लिखेंगे तो कोई मतलब हुआ नहीं, तो क्या वो होल नंबर का बनेगा, होल नंबर का नहीं बनेगा। तो हमेशा जो रेशियो बनेगा वो नेचुरल नंबर का ही सिर्फ बनेगा, और लीनियर फॉर्मेट में ही होगा, ठीक है। जैसे हम दो रेशियो को कंपेयर कर रहे हैं, एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, 3/2 और रेशियो में लिख दिए 5/4। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सो 4 × 3 14, 12 रेशियो 10। अब इसको मिनिमम फॉर्म में कर देंगे, ये 6 हो जाएगा और ये 5, तो 6:5 इसका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होगा कि हमेशा लीनियर फॉर्मेट में होगा और हमेशा नेचुरल नंबर का ही बनेगा, ठीक है। अब बात है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि लिखा हुआ है कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 2:1:2, 1:2, और फिर आपको दिया हुआ है बी और सी का रेशियो, ठीक है, 2:3, और आपको बोलेगा कि फाइंड द रेशियो ऑफ A:B:C, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको कंबाइन करना है आपको। तो हम क्या करेंगे, आसानी से पहले लिखेंगे A:B:C लिखेंगे। ए का रेशियो लिख देंगे यहाँ 1:2, और नीचे लिखेंगे बी और सी का रेशियो 2:3, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो खाली जगह है और यहाँ भी खाली जगह है, जो ये लिखा है ना, सिंपल इसी को पुट कर देंगे यहाँ। तो यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ हम पेन चेंज कर दे रहे हैं, ग्रीन, यहाँ 2 लिखेंगे, और यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 1 2 रेशियो, 2 × 2 4 रेशियो, 3 × 2 6। तो ये रेशियो B:C का रेशियो क्या आ जाएगा, 2:4:6। अब देखिए मिनिमम फॉर्म में है नहीं, ये कट रहा है 2 से 1, ये 2 से कटेगा 2, और ये 2 से कटेगा 3, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2:3, ठीक है।
जैसे आपसे सवाल और पूछे कैसे क्या कि पूछ रहा सवाल कि a इज 2/5 ऑफ b। अब a इज जो है वो 2/5 ऑफ b है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि a इज इक्वल टू 2/5 ऑफ b। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5a इज इक्वल टू 2b। और हमको a और b का रेशियो निकालना, तो क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, a को इधर ले आएंगे इस पे, तो a/b हो जाएगा और यहाँ 2 का 2 है, यहाँ 2 रह जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा। तो a/b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/5। ये बहुत बेसिक्स है, आपको बता दे रहे कि मे भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जैसे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में कि 2a इज इक्वल टू 3b। अब इसको क्या करना है, हमको a/b में लिखना है। तो इसका सबसे आसान क्या है कि 2a लिख देंगे इज इक्वल टू 3b लिख देंगे। b को क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे। आपको पता है कि इस तरफ आएगा तो ये नीचे चला जाएगा, तो a/b इज इक्वल टू 3 बचेगा और 2 यहाँ से नीचे चला जाएगा, ये आ जाएगा। सो a/b इज इक्वल टू 3/2। ओके, अंडरस्टूड। सो कॉम्बिनेशन वाला सवाल और ही हम कवर करवा दे रहे हैं आपको, जो कैसे कंबाइन करेंगे हम वो, ठीक है। जैसे दिया हुआ है, एक सवाल और कर लेते हैं कि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। अब 3 आ गया, आपको 3 आ गया तो क्या करेंगे आप, इसका देखिए 2 3 4 लिखा हुआ है, 3 ठीक से लिख दे रहे हैं, 3b 2 3 4। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 3 4 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लिए और एनसीएम लेके क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 और इसको क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 6, ये हो गया 4 और ये हो गया 3। तो 6/4/3 क्या आ गया हमारा, a/b/c आ गया, करेक्ट। समझ गए। अब आगे करते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, समानुपात। समानुपात का मतलब क्या हुआ, सम अनुपात। मतलब क्या कि अनुपात जो होगा, दो अनुपात जो होगा जब बराबर हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शन बोल देंगे, समानुपात बोल देंगे। तो समानुपात का क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइंस दैट टू गिवन ratios are equivalent to each other। क्या हुआ है कि समानुपात क्या डिफाइन करता है कि जो दो रेशियो है, हिंदी का मतलब क्या हो रहा है, सम अनुपात। अनुपात का मतलब दो रेशियो जो है वो क्या हो, इक्विवेलेंट हो, सम हो, बराबर हो एक दूसरे से, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं, है ना। इसका काम, इसका यूज क्या करते हैं, टू कंपेयर रेशियो। दो रेशियो को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोपोर्शन का यूज करते हैं। रेशियो का यूज कहाँ करते थे हम, दो नंबर्स को
दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए रेशियो का यूज करते थे, और दो रेशियो को कंपेयर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोपोर्शन का यूज करते हैं। और प्रोपोर्शन का सिंबल क्या होता है, 4 बिंदु ऐसे देंगे, 4 डॉट, वो क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। और अनुपात का क्या होता था, सिर्फ 2, ये क्या हो गया, ये है रेशियो, और ये किसका सिंबल है, प्रोपोर्शन, समानुपात। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे दिया हुआ एग्जांपल लेते हैं कि A रेशियो B C D। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि A/B इज इक्वल टू C/D। ये क्या हो गया, सेम चीज हो गया, ठीक है, सेम चीज हो गया ये। अब इसका वैल्यू बाय द वे लिखा हुआ है कुछ कि 2 4 7 9। अब इसको कैसे लिख सकते हैं कि 2/4 इज इक्वल टू 7/9। इस तरह फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब दो रेशियो जो है वो क्या है, जब बराबर को हम उसको कंपेयर करेंगे और उसको बराबर करेंगे, इक्वेट करेंगे, वो क्या होता है, हमारा समानुपात होता है, ठीक है। तो A/B/C/D जो होता है ना, ये इस फॉर्म में जब होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जब A/B इज इक्वल टू C/D लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन। ओके, ये जनरल इक्वेशन है प्रोपोर्शन का। और अगर दो, जैसे A/B इज इक्वल टू C/D हम लिखें, और C जो है इसके बराबर है, B के बराबर है, मतलब क्या कि इसका जो डिनोमिनेटर है और इसका न्यूमरेटर है, जब दो बराबर हो जाएगा, जब पहला रेशियो का, ध्यान से सुनिएगा, A/B और एक है C/D, दो रेशियो है, ठीक है। C/D, तो ये क्या है, पहला रेशियो का डिनोमिनेटर और ये दूसरा रेशियो का न्यूमरेटर। तो जब ये दोनों बराबर हो जाए, मतलब B इज इक्वल टू C, तो हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं कि A/B इज इक्वल टू B/D, ठीक है। तो जब इस फॉर्म में लिखा होता है, इसको क्या बोलते हैं, मीन इक्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आप यहां से समझे होंगे प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, समानुपात। समानुपात का यूज कहां करते हैं, दो रेशियो को कंपेयर करने के लिए हम प्रोपोर्शन का यूज करते हैं। और रेशियो का यूज कहां करते थे, दो नंबर्स को, है ना, सेम होना चाहिए, सेम एंटिटी का, उसको हम क्या बोलेंगे, रेशियो। और रेशियो को कंपेयर करने के लिए हम प्रोपोर्शन का यूज करते हैं। जब दो रेशियो बराबर हो जाएगा और वो इक्वेशन फॉर्म में लिखा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन। और जब पहला रेशियो का डिनोमिनेटर और दूसरे रेशियो का न्यूमरेटर बराबर हो और उसको हम फॉर्म में लिखेंगे, वो होता है मीन इक्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन। इतना समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं क्या, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। बहुत पढ़े होंगे कि प्रोपोर्शन करना, एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। आज हम लोग समझेंगे कि इक्वल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। तो पहला क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम ऐसे इस सिंबल में लिखते हैं कि सपोज A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, और इसको हम कैसे लिखते हैं, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। ये इसका सिंबल होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, या इसको बोलेंगे A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। अब इसका मतलब क्या हो गया कि A एक रेशियो है और B एक रेशियो है। तो दोनों में जब बाय द वे मान लेते हैं कि A को जब हम बढ़ाएंगे तो B भी हमारा सेम ही उसी तरीके से बढ़ेगा, जिस तरह से हम A को बढ़ाएंगे उसी तरीके से B को बढ़ेगा। तो वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। बचपन में आप अपने छोटे भाई या दोस्त के साथ कभी कभी ऐसे करते हो कि उसका देखा देखी करते होंगे, वो कुछ बोला, सेम बात आप बोल दिए, वो दो थोड़ा आगे चला, आप भी थोड़ा आगे चल देते होंगे। तो वो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। और एक होता है जब आप उल्टा करने लगेंगे उसका, कि वो आगे गया तो आप पीछे चले गए, वो क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देंगे तो कैसे एग्जाम्पल देंगे, आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, आप पढ़ेंगे दूरी बटा चाल इज इक्वल टू क्या होता है, समय। टाइम इज इक्वल टू
स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए यहाँ क्या है, अगर आप सपोज एक व्हीकल चला रहे हैं, है ना, कोई गाड़ी चला रहे हैं, ये गाड़ी है आपका, और इसका आप स्पीड बढ़ा रहे हैं। स्पीड पहले 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहे थे और अब इसका स्पीड बढ़ा के कर दिए 80 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड बढ़ा दिए, तो स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, समय क्या हो जाएगा, कम जाएगा। स्पीड अगर आप बढ़ा रहे हैं तो टाइम क्या होगा, कम जाएगा। तो ये क्या हुआ, स्पीड जो है टाइम का क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ। समझ गए, इनडायरेक्ट नहीं इनवर्स होगा, आई एम वेरी सॉरी, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, तो जो स्पीड हुआ ये टाइम का क्या हुआ, इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन अगर हम देखेंगे कि टाइम बढ़ रहा है, मतलब डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है, अगर हमारा दूरी जो है 100 किलोमीटर पहले जाना था और उसको बढ़ा के 120 कर दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो डिस्टेंस बढ़ेगा और तो हमारा क्या होगा, उसको कवर करने में हमारा टाइम भी बढ़ेगा। तो वो क्या हुआ, हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन समझ गए होंगे। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा कि अगर पहला रेशियो बढ़ेगा तो दूसरा रेशियो भी बढ़ जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा कि अगर पहला बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, दूसरा बढ़ेगा पहला घट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे कि इफ ए विल क्या होगा, इंक्रीज, देन क्या होगा, बी विल ऑल्सो इंक्रीज। इफ बी विल इंक्रीज देन ए विल ऑल्सो इंक्रीज। इसको हम क्या बोल सकते हैं, वाइस वर्सा। लेकिन यहां क्या होगा, ए विल इंक्रीज देन बी विल डिक्रीज, एंड व्हेन बी विल इंक्रीज देन ए विल डिक्रीज। जब ए बढ़ेगा तो क्या होगा, बी घटेगा, जब बी बढ़ेगा तो ए घटेगा, है ना। आप फ्रैक्शन में देखते होंगे, जैसे फ्रैक्शन आप लिखते हैं ए अपॉन बी फ्रैक्शन है, इसको हम वैल्यू में पुट कर देते हैं। सपोज 1/2, 1/2 का वैल्यू क्या हो जाता है, 0.5, आधा। ठीक है, अगर आप ए को बढ़ा रहे हैं, ए को आप क्या कर दिए, 2 कर दिए, तो 2/2 क्या हो जाएगा, 1। मतलब इसका वैल्यू देखिए क्या हो गया, बढ़ गया। फिर इसको कर दिया आप 3/2 क्या होता है, 1.5, वैल्यू बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप नीचे वाले को बी को है उसको बढ़ाते हैं और ए को कांस्टेंट रखते, 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कमेगा। 0.5 से क्या हो जाएगा, 0.333। इसको 1.4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.25। तो ये देखिए वैल्यू क्या हो रहा है, कम रहा है। तो आप जब इसे ही फ्रैक्शन में नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे तो ओवरऑल जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या होगा, कमेगा। और जब इसको घटाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ओके, अब हम पढ़ते हैं, एक आप कॉन्सेप्ट सुने होंगे कि फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। तो वो अभी आपको हम क्या बताए, प्रोपोर्शन को लिखते हैं 2 रेशियो, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू लिखते हैं सी अपॉन डी। तो ये 4 जो है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ए जो है उसको हम बोलते हैं क्या, इसको बीच में लिखते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ये प्रोपोर्शन में लिखा हुआ है। ए जो है होगा हमारा क्या होगा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। बी को क्या बोलते हैं, सेकंड, नहीं सेकंड नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना है, इसको बोलेंगे मीन प्रोपोर्शन। बाकी सबको क्या, थर्ड प्रोपोर्शन। एंड डी को क्या बोलेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन। करेक्ट। अब देखिए, ए हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रथम समानुपात। मीन का मतलब क्या होता है, मध्यम, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती या मध्यानुपात। ये थर्ड प्रोपोर्शन क्या बोलेंगे, तृतीयानुपात, तृतीयानुपात। और फोर्थ को क्या बोलेंगे, चतुर्थ, चतुर्थ अनुपात या अनुपाती। ठीक है, ये हमारा हो जाता है ए बी सी डी का, ये फर्स्ट,
ये मीन, ये थर्ड और ये फोर्थ। याद ध्यान रखिएगा, ये सेकंड इसको नहीं बोलते, इसको हम मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। मीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये देखिए कभी कभी क्या होता है, इसका अभी आपको हम सच बताया था ना, मीन वाला मीन प्रोपोर्शन क्या होता है कि जब a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी हो जाता है, जब ये और ये बराबर हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर, उसको बोलते हैं मीन। क्या है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब देखिए यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है, आप लोग सब पढ़े होंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, कि a अपॉन v इज इक्वल टू c अपॉन d। अब आपको पता है कि a को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। a हमारा क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो आपको इस सवाल में दे देगा कि फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो हम क्या करेंगे, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, a इंटू डी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इज इक्वल टू बी इंटू सी। अब क्या होगा कि आपको वैल्यू सिर्फ देगा किस चीज का, बी और डी का, बी और डी का, इसका। तो आपका इसका मतलब क्या हुआ, ये जो होता है हमारा मीन प्रोपोर्शन में, तो क्या हो जाएगा ये बी, तो यहां भी क्या हो जाएगा a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू बी। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, सॉरी ध्यान से कर रहे हैं एक मिनट, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। हमको निकालना है a, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। तो हमको क्या निकालना है, मीन क्या होता है, b, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। तीसरा हमारा इसी तरीके से क्या निकलेगा, हमको निकालना है क्या, c निकालना है ना, थर्ड प्रोपोर्शन। तो क्या हो जाएगा, a इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है, c, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, और d के लिए क्या होगा, a अपॉन b इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो क्या हो जाएगा, d निकालने के लिए a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इंटू सी अपॉन ए। इस तरह से फॉर्मूला का डिराइव है, ये डेरिवेशन था आपका। आपको हम क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा लिख दे रहे हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन सेकंड प्रोपोर्शन, ध्यान रखिएगा। तो a जो है हमारा क्या होगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन सी। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन, और ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। सी क्या होगा हमारा, थर्ड प्रोपोर्शन, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। और डी इज इक्वल टू फोर्थ प्रोपोर्शन, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी इंटू सी अपॉन ए। ये जनरली आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन आपको बता दे रहे कि मे भी बीपीएससी पूछ ले, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ इसका एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं, जैसे क्वेश्चन करवा देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ लीजिए। क्वेश्चन है क्या कि फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 3 and 4। अब 3 और 4 दिया हुआ है, तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि 3 जो क्या होगा, बी होगा, और ए 4 जो है वो क्या होगा, सी होगा, क्योंकि पूछ क्या रहा है हमसे, फर्स्ट प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होगा, ए। तो हमको पता है ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर सी, मतलब बी स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर अपॉन सी 4, 9 अपॉन 4, ये हमारा ए आ गया। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, क्या पूछ रहा है कि फाइंड मीन प्रोपोर्शन, फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 9। तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, b पूछ रहा है आपसे, तो b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 9, 9 चौक 36, 36 का स्क्वायर क्या होगा, 6। सो b इज इक्वल टू 6, मतलब मीन जो प्रोपोर्शन हमारा वो है 6। तो इसी तरह का आसान आसान सवाल आएगा, ध्यान रखिएगा। आपको बस क्या ध्यान रखना है, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी करना है, इससे सारा निकल जाएगा। और लास्ट में जो d होता है उसके लिए क्या करना होगा, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे,
तो निकल जाएगा हमारा। बस आइए अब सवाल करते हैं। ठीक है, सवाल में क्या कह रहा है, सवाल को हमेशा आपको क्या बताया कि सवाल को अच्छे से पढ़ना है, एक बार पढ़ने में समझना है, दोबारा पढ़ना है, दूसरे बार भी समझना है, तीसरा बार पढ़ना है, लेकिन सवाल को पहले अच्छे से कंसोलिडेट करना है, समझना है, उसके बाद उसको हम सोल्यूशन करेंगे। तो सवाल यूं ही बन जाएगा। रेशियो का मतलब क्या बताए थे, कंपैरिजन बताए थे। सो आपको हमेशा जब भी रेशियो पढ़िए आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हम कंपेयर करेंगे किसी के साथ ही इसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन इसका क्या है, बोला क्या, पहले सवाल पढ़ते हैं कि रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3। दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 2:3 है। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 5, अगर प्रत्येक संख्या 5 से बढ़ जाती है तो जो अनुपात है वो क्या हो जाता है, 3:4। तो फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, तो संख्याओं का योग बताएं। समझ गए, क्या बोला है कि दो नंबर है, एक नंबर ये है और ये दूसरा नंबर है, इसका क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। और क्या बोला है कि नंबर जो है, ये नंबर और ये नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा नंबर है वो क्या है, रेशियो में है। रेशियो का मतलब क्या है, वो मिनिमम फॉर्म में लिखा हुआ है। ये आपको हमेशा ध्यान आना चाहिए कि जब रेशियो में लिखा हुआ है तो वो क्या है, उसका मिनिमम फॉर्म में, मतलब दैट नंबर इज नॉट इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, वो क्या है, मिनिमम फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आप सीधा अगर 5 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में लिखा हुआ है। क्या बोला कि ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 5, नंबर को 5 से बढ़ाया गया है, ना कि रेशियो को 5 से बढ़ाया गया है ना। हमेशा पढ़ के क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। आप लोग गलती कहाँ करते हैं, आपको लगता है रेशियो को ही बढ़ा दिया गया, नहीं, रेशियो को नहीं बढ़ाया गया। रेशियो क्या होता है, रेशियो मिनिमम फॉर्म होता है, और नंबर क्या होता है, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में, और ओरिजिनल का सबसे जो मिनिमम फॉर्म होता है वो रेशियो होता है, और नंबर को 5 से बढ़ाया गया है। तो नंबर को हम मान लेते हैं क्या, x। ठीक है, तो हम क्या रेशियो कैसे निकालते हैं, कोई भी नंबर है उसको सबसे मिनिमम फॉर्म में काट वाट के सबसे डिक्रीज करके निकालते हैं। तो मान लिया जाए कि नंबर हमारा क्या है, x। तो x हमारा है तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये 2 है रेशियो तो उसमें हम x मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा, करेक्ट। और उसी तरीके से दूसरा रेशियो है 3, उसमें भी हम x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, इसमें 5 बढ़ाया गया है तो इसमें 5 बढ़ा देते हैं, दोनों में 5 बढ़ा दिया जाए, दोनों में 5 बढ़ा दिया तो क्या बोल रहा है, उसके बाद जो रेशियो आ रहा है वो रेशियो हो जा रहा है 3/3:4। उसके बाद नंबर नहीं बता रहा हमको उसका रेशियो बता रहा है, मतलब नंबर जोड़ने के बाद उसको भी मिनिमम फॉर्म में लिखा गया, उसका रेशियो है 3/4। तो क्या बोल रहा है, हमारा जो ओरिजिनल नंबर है उसका सम बताइए, उसका योग बताइए, मतलब 2x + 3x हमको निकालना है। समझ गए हो क्वेश्चन। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, दो नंबर, पहला नंबर मान लीजिए a, दूसरा नंबर मान लीजिए b। पहला नंबर है का रेशियो है 2, दूसरा का रेशियो है 3। ठीक है, क्या बोला कि नंबर इज इंक्रीज बाई 5, तो इसको मान लेते हैं हम x। नंबर इज, लेट द नंबर को x माने तो ये क्या हो जाएगा 2x। ओहो, 2 × x और 3 × x। क्या बोल रहा है, अब हमको पता है कि a रेशियो b को हम क्या लिख सकते हैं, a/b। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं 2x/3x। इसमें क्या बोला गया है, दोनों में 5 बढ़ा दिया। ईच नंबर देखिए, लिखिए ध्यान दीजिएगा, ईच नंबर कभी कभी बोलेगा डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 5 या फिर न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 5, बट इन आर क्वेश्चन it is written each number increased by 5, so we will increase both numerator as well as denominator by 5. So 5 + 5, then the ratio becomes 3:4. now the ratio becomes 3:4. अब कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 4 × 2x + 5 = 3 × 3x + 5। क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक बार इससे एक बार इससे, तो 4 × 2x 8x + 5 × 4 20 = 3 × 3 9x + 5 × 3 15, करेक्ट। अब इसको आपको पता है कि इक्विवेलेंट के बाद हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो जो प्लस होता है वो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और इसको हम इस तरह से इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बहुत बेसिक चीज़ है, बता दे रहे हैं बस। तो क्या हो जाएगा, x इज, लिखते रहने तो आप लोग को फिर समझ नहीं आएगा। क्या होगा, 9x - 8x = 20 - 15। सो 9x - 8x = 1x = 20 - 15 = 5, x = 5। अब x क्या आया, x हमारा नंबर आया, नो,
एक्स इज व्हाट, एक्स जो कि हम जिससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे रेशियो में तब जाके हमारा नंबर आएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 2 गुना 5 इज इक्वल टू क्या होगा 10, और ये है 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। अब हमारा नंबर आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, सम निकालना है, ना कि नंबर बस बताना था। तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25, 25। करेक्ट। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। दूसरा सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल आइए, क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राजू एंड श्याम इज इक्वल टू 3:4। राजू श्याम याद होगा, हेरा फेरी वाला, है ना। तो वही राजू श्याम यहाँ भी आ गए। बोल रहे हैं दोनों कि मेरा और तुम्हारा दोनों का रेशियो क्या है 3:4 है। ये राजू भाई है और ये श्याम भाई है। दोनों का क्या परसेंटेज लिखा हुआ है, नहीं, दोनों का एज का मिनिमम फॉर्म में लाके उनका रेशियो बना के लिखा गया 3:4। बोला कि 10 साल बाद जब दोनों को लॉटरी लग गया था, वो लॉटरी के बाद उनका जो एज है वो क्या हो जाता है, एज का रेशियो हो जाता है 3:6:7। तो कितने साल बाद बोल रहा है, +10 ईयर्स। उनका जो रेशियो है एज का वो कम क्या हो जा रहा है 6:7। तो बोला है राजू जी का 25 साल के बाद आप क्या बताइए, उनका एज बताइए, उम्र बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे x, तो ये 3x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, है ना। तो जिस तरह पहला सवाल था, बस आपको पूछने का तरीका बदल दिया गया है, बेसिक वही है। तो कैसे करेंगे, हम सॉल्व करते हैं इसको। यह है राजू और यह है श्याम, दोनों का रेशियो है 3:4। तो हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, तो 3x/4x, और क्या बोला 10 साल बाद, तो 10 को दोनों में जोड़ देंगे क्योंकि दोनों 10 साल बाद। उसके बाद रेशियो क्या हो जा रहा है हमारा 6:7। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फटाफट इसको सॉल्व कर लेना है। तो अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 7×21x प्लस 70 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6×24x प्लस 60। देखिए ये इधर जाएगा, ये माइनस, ये प्लस में है, यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। तो 24x माइनस 21x इज इक्वल टू, ये इस तरफ से इस तरफ इसको ले आएंगे, तो ये क्या है 70, और ये प्लस में था तो यहाँ के माइनस में हो जाएगा 60। तो 3x इज इक्वल टू 10 हो गया। तो x इज इक्वल टू 10/3 हो गया, हमारा x निकल गया। तो हम एज निकाल लेंगे, लेकिन एज निकालना थोड़ी ना है, हमको क्या बोला कि राजू जी का एज बताइए। तो राजू का एज क्या है 3x है ना हमारा टोटल एज, ये तो रेशियो था, और ये हमारा एज है ये दोनों का। तो 3x, और उसमें बोल रहा है क्या 25 साल बाद, तो इसको 25 जोड़ देंगे। तो 3 इंटू x क्या हमारा आया 10/3, 10/3 प्लस 25, 3 से 3 कट गया, मतलब 10 प्लस 25 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 35 साल। मतलब राजू का जो एज है वो 25 साल बाद कितना हो जाएगा 35 साल। ठीक है, आगे आते सवाल पे। आगे सवाल क्या पूछ रहा है कि ₹3600 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABC। 3 आदमी है, A है, B है, C है। ठीक है, तीनों में कितना बट रहा है 100 रुपीज। क्या बोल रहा है, सच दैट द ट्वाइस ऑफ शेयर ऑफ ए का जो शेयर है वो ट्वाइस है, थ्राइस द शेयर ऑफ बी का जो शेयर है उसका थ्राइस, और 6 टाइम्स द शेयर ऑफ C, इसका 6 टाइम ऑफ C आर इक्वल। सो द डिफरेंस ऑफ शेयर ऑफ A और C। ये क्या लिखा हुआ है, ये तो रेशियो में भी नहीं लिखा हुआ है। हम इसको क्या बनाएंगे, पहले रेशियो में बनाएंगे। रेशियो में बनाने के लिए क्या करना है, आपको बताए थे कि इसको क्या लिख देंगे हम 1/2, 1/3, 1/6, और इसका क्या कर लेंगे हम LCM ले लेंगे। तो 2, 3 और 6 का LCM क्या हो जाएगा 2, 1, 3, 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, और 12 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा 6:4। क्या ये रेशियो आया, नहीं, इसको मिनिमम फॉर्म में लिखेंगे, 2 से सब कट रहा है। तो 3:2:1। तो रेशियो हमारा जो आ गया वो क्या आ गया 3:2:1।
अब क्या बोल रहा है, अब हमको रेशियो पता चल गया, रेशियो पता चल गया कि तीनों का जो जो पैसा दिया गया उसका रेशियो है। अब रेशियो को हम एक्स मान के क्या निकाल देंगे, कितना पैसा मिला है, तो इसको एक्स कर देंगे तो 3x 2x और 1x। अब तीनों को जोड़ देंगे मतलब उतना ही पैसा मिलेगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, 3600 के बराबर हो जाएगा। तो टोटल पैसा अगर ए के पास है वो कितना है 3x, बी के पास कितना है 2x और सी के पास कितना है 1x। और जोड़ देंगे तो क्या होगा, 3 2 5 1 6, तो 6x इज इक्वल टू क्या हो गया 3600। सो x इज इक्वल टू क्या होगा, 6 से कटेगा 600, मतलब 600x आ गया। अब हमको क्या निकालना है, शेयर ऑफ ए बी सी निकाल देंगे, तब ना हम निकालेंगे कि ए और सी का डिफरेंस निकालेंगे। तो हम पहले ए का शेयर निकाल देते हैं। तो ए का क्या है 2, ए जो है वो क्या है यहाँ 3x, तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 600 इज इक्वल टू 1800। बी का निकालेंगे 2x 2 इंटू 600 मतलब 1200। सी का निकालेंगे 1x मतलब 600। अब क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ शेयर ऑफ ए एंड सी। ओके, तो ए और सी का डिफरेंस मतलब ए माइनस सी, तो ए कितना है 1800, सी कितना है 600 मतलब 1200। क्या हो जाएगा आंसर हमारा। ओके, आगे आते हैं सवाल पे। आगे सवाल क्या पूछ रहा है कि 72 kg एलॉय ऑफ जिंक और कॉपर है। एक एलॉय है जिंक और कॉपर का, इकट्ठे वो 72 kg का है। और जो जिंक और कॉपर का जो रेशियो है वो 5:4 में है। देखिए ये एक एलॉय है, किसका एलॉय है, जिंक और कॉपर का। और एलॉय का वेट कितना है 72 kg, 72 kg एलॉय है। और दोनों का जिंक और कॉपर का जो रेशियो है वो क्या है 5:4, 5:4। हम लोग समझेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन को हम लिखे जा रहे हैं, बस आगे कुछ नहीं कर रहे हैं। कि एक एलॉय है 72 kg का जिंक और कॉपर का, जिसमें जिंक और कॉपर का जो रेशियो है वो 5 और 4 के रेशियो में, 5 और 4 के अनुपात में है। क्या बोल रहा है कि व्हेन वी मिक्स सम अमाउंट ऑफ जिंक, मतलब जिंक को हम क्या कर रहे हैं, कुछ जिंक एक्स्ट्रा हम मिला दे रहे हैं इसमें, जिंक बाहर से लाके मिला दे रहे हैं। तो जो रेशियो है कॉपर और जिंक का वो 2:3 हो जा रहा है। तो जो नया रेशियो बन जा रहा है वो क्या हो रहा है 2:3, 2:3 हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि हाउ मच जिंक इज एडेड इन द एलॉय। अभी क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि इसका वजन, जो एलॉय का वजन बढ़ रहा है, मतलब क्या कि एलॉय सेम है, मतलब कॉपर क्या होगा, कॉपर को हम रिप्लेस करेंगे किससे, जिंक से। तो जिंक का पहले का जो रेशियो है 5:4 है, नया रेशियो हो गया 2:3। तो हम इसको कैसे करेंगे, क्या बोल रहा है कि हाउ मच ऑफ जिंक जो है, कितना जिंक मिला दिए हैं हम। तो देखिए रेशियो को अगर हम बराबर कर ले, क्योंकि कॉपर क्या है हमारा, जिंक को तो हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट सेम कर लेंगे कॉपर का, क्योंकि कॉपर तो हम क्या कर रहे हैं, हटा नहीं रहे हैं। तो कॉपर का अगर हम रेशियो सेम कर लेंगे तो जिंक जो मिलेगा उसको पता चल जाएगा। तो रेशियो से सेम करने के लिए क्या करेंगे कि देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम अगर 2 से, कॉपर और जिंक, ठीक है, जिंक, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। क्वेश्चन में क्या है कि रेशियो, देखिए 1 मिनट इसको ठीक कर दे रहे हैं। कंटेंस कॉपर और इसका रेशियो है ये, 1 मिनट वाइट, ठीक है, ये क्या है कॉपर और ये है जिंक। ओह 1 मिनट, ये जिंक और कॉपर उल्टा है ना। आप ये समझ लीजिए कि जैसे वो जो रेशियो दिया हुआ है वो है कॉपर का और जिंक का, है ना, वो है 5:4। और जो नया बन जाता है वो क्या हो जाता है, नया रेशियो, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है कॉपर और जिंक, यहाँ जिंक और कॉपर किया हुआ है, तो ये उल्टा हो गया है। तो ये जिंक और ये कॉपर, जिंक कॉपर का नहीं है, ये कॉपर और जिंक का रेशियो दिया हुआ है जो है, समझिएगा बात को।
फिर से समझिए आप क्या बोल रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन में जिंक और कॉपर का रेशियो है 5:4, लेकिन ये मिस्टेक से लिखा गया है। ये है क्या, कॉपर और जिंक का रेशियो है, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए सवाल में लिखा हुआ है कॉपर और जिंक, नहीं तो ऐसे उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपर और जिंक का रेशियो लिखा हुआ है हमारा 5:4, और जो नया रेशियो बन जाता है वो कितना आ जा रहा है हमारा 2:3। तो अगर हम कॉपर के रेशियो को क्या करेंगे, हम बाहर से ऐड क्या कर रहे हैं, जिंक को ऐड कर रहे हैं, तो कॉपर तो हमारा सेम रहेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको रेशियो को सेम करेंगे। रेशियो को सेम करने के लिए अगर हम कॉपर को सेम करना चाहेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉपर का जो रेशियो है वो सेम हो जाएगा। तो देखिए 10, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, और ये 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब देखिए, अब ये कॉपर का और ये कॉपर का रेशियो सेम हो गया, और यहाँ देखिए 8 और 15 में कितना बढ़ गया, मतलब पहले का जो रेशियो 8 था अब नया 15 हो गया, तो 8 ये बढ़ के 15 कितना हो गया, इसमें 7 बढ़ गया, ठीक है। जो 7 बढ़ा, मतलब ये जो 7 है वही हम ये जिंक क्या किए थे, ऐड किए थे। समझ रहे बात को। पहले का रेशियो 5:4 था, और दोबारा जो रेशियो हम जिंक मिलाने के बाद रेशियो हमारा 2:3 हो गया। तो हम रेशियो को क्या करेंगे, कॉपर के रेशियो को सेम कर देंगे। तो कॉपर को सेम करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आपको भी पता है कि रेशियो में कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं या कुछ भी भाग करेंगे या जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो सेम रहेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि वो क्या मिनिमम फॉर्म में होता है। तो कॉपर का हमारा सेम आ गया, मतलब कॉपर को तो हम स्थिर रख दे रहे हैं, जिंक जो मिला है वो 7। तो वो जो, अब देखिए, अब ये दोनों का योग जो है 10 + 8, 10x + 8x = हम लिख सकते हैं ना कि ये 72 kg के बराबर है, 72। तो हमारा यहाँ से क्या निकल जाएगा कि 18 जो है वो किसके बराबर है, 72 के बराबर है। 18 जो है किसके बराबर है, 72 के बराबर। तो हमारा जो बढ़ा कितना है, 7। तो जो 7 है वो कितने बराबर हो जाएगा, तो 72/18 × 7। सो 18 × 72 और 7 × 28, मतलब 28 kg हम क्या कर रहे हैं, जिंक मिला दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, हमारा जो रेशियो है वो 2:3 से हो जा रहा है। अगर आप चाहेंगे तो वो वैसे भी यूज कर सकते हैं, वो जो फॉर्मूला आपको बताए थे, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। आसान भाषा में क्या करना है, आपको थोड़ा सा बस दिमाग क्या लगाना है कि जो कॉपर और जिंक का जो हमारा पहले का रेशियो था उसमें हम जिंक ऐड कर रहे हैं। जिंक ऐड कर रहे हैं मतलब कॉपर को सेम रख रहे हैं। तो कॉपर को हम क्या करेंगे, इसका रेशियो को क्या कर देंगे, सेम कर देंगे, ठीक है। सेम करने से कैसे करेंगे सेम, कि इसको, ये 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5 है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो ये क्या आ जाएगा, 10:8 और 10:15, मतलब कॉपर तो हमारा सेम रह गया। तो 8 से 15 हो गया कौन, जिंक। कितना हो गया, कितना बढ़ाए, 7 यूनिट बढ़ाए हम। और हमारे पास टोटल कितना है, 10 + 8 यूनिट। 10 + 8 = 18 यूनिट। 18 यूनिट ही तो टोटल हमारा 72 kg है। तो 18 यूनिट को हम किससे इक्वेट कर देंगे, 72 से। तो 1 यूनिट लिख सकते हैं कि 18 यूनिट = 72। तो 1 यूनिट = 72/18, मतलब 4। 1 यूनिट जो हमारा है 4 के बराबर आ गया। तो 7 यूनिट हमारा क्या बढ़ा, जिंक। तो 7 × 4 कर देंगे तो 7 × 28, यही यहाँ लिखा हुआ है। मतलब वो 28 kg हमारा ऐड करेंगे तो हो जाएगा। समझ गए होंगे आई होप। चलिए आगे करते हैं सवाल। पैसा वाला सवाल आप देखे होंगे कि कॉइन से सवाल रिलेटेड आता है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सवाल है। ये सिक्का रखा हुआ है, कॉइन रखा हुआ है, तो उसको इतना सारा नंबर, कभी कॉइन का नंबर दे देगा आपको तो वैल्यू पूछ देगा, कभी आपको टोटल वैल्यू बता देगा, तो फिर आपसे क्या पूछ लेगा, वो नंबर ऑफ कॉइन्स पूछ लेगा। तो आइए ये सवाल देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि ए बैग कंटेन्स 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। एक कोई बैग है, उसमें क्या है, 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है। 3 तरह का सिक्का उसमें पड़ा हुआ है, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। बोला कि रेशियो, उनके वैल्यू का जो रेशियो है, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो नहीं है, ध्यान दीजिए क्या बोला, उनके वैल्यू का रेशियो। तो वैल्यू का रेशियो यहाँ लिख देते हैं, वैल्यू का रेशियो क्या है, 12:10:7। 12:10:7 के अनुपात में ये है वैल्यू का। तो क्या पूछा कि द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 600। अब ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स किसको, तीनों मिला के, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, तीनों का मिला के है वो कितना है, 600 है। ये वैल्यू नहीं है,
कि 600 रुपया नहीं है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स। और ये भी नहीं पता है कि कौन से कितने नंबर का है। तो बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। तो बोला कि 50 पैसा का कितना कॉइन है वो आप बताइए। तो पहले आपको पता होगा कि 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। तो 1 रुपये का वैल्यू कितना होगा? 1 रुपया। 50 पैसे का वैल्यू आप बोल सकते हैं कि आधा रुपया, और 25 पैसे का वैल्यू आप बोल सकते हैं कि 1/4 रुपया। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू लिखा हुआ है कि 12 का रेशियो में लिखा हुआ है, 10 के रेशियो में लिखा हुआ है, और ये जो 25 पैसा वो लोग 7 के रेशियो में लिखा हुआ है, तो हम कॉइन का जो वैल्यू है वो हम कॉइन निकालेंगे। ठीक है, तो हम कॉइन लिख सकते हैं यहाँ कि कॉइन्स कितना होगा हमारा, मतलब वैल्यू 12 है तो हमारा 12 कॉइन होगा, क्योंकि 1 रुपया का एक कॉइन अगर वो 12 रुपया है तो मतलब कि 12 कॉइन होगा। उसी तरीके से हम देखेंगे कि 50 पैसा का 10 रुपया है, मतलब 20 होगा, क्योंकि 1 रुपया में 50 50 2 होगा, 50 50 2 कॉइन, और 10 रुपया लिखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 20। उसी तरीके से ये क्या होगा? 4 25 पैसा होगा तो 1 रुपया होगा, और वैल्यू कितना? 7 रुपया, मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा? 28। और इसका हम रेशियो बना दिए। तो मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रेशियो था ये मिनिमम, तो मिनिमम हमारा वैल्यू यहाँ से भी क्या आ जाएगा कि 12 + 20 + 28 कितना आ गया? 8 2 10 और 2 2 4 1 5 1 6 60, मतलब 60 कॉइन हमारा आ गया वैल्यू। किसके हिसाब से? एज पर द वैल्यू ऑफ, जो वैल्यू दिया हुआ है कि 12 10 और 7 के रेशियो में है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, तो उसका कॉइन हम निकाल लेंगे उसके हिसाब से। तो कितना आ गया? 60 कॉइन आ गया। अब यही 60 कॉइन जो है वो हमारा कितना है? 600 कॉइन है टोटल नंबर ऑफ। तो हम इसको इक्वेट कर देंगे कि 60 कॉइन्स इज इक्वल टू 600 कॉइन्स। तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, मतलब एक कॉइन जो है वो 10 यूनिट के बराबर आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 50 पैसा का निकालना है, तो 50 पैसा का कॉइन निकालना है। 50 पैसा का कितना है हमारा कॉइन? 20, मतलब 20 × 10 = 200। समझ गए? फिर से आपको एक बार समझा दे रहे हैं, उलझन हो गया होगा थोड़ा। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिए कि एक बैग है, उसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। तो हम लिख दिए 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा। अब क्या बोला कि उनके वैल्यू का रेशियो, उनका जो वैल्यू है, ना कि उनका नंबर का रेशियो, उनका वैल्यू का रेशियो है 12:10:7। तो हम वैल्यू लिख दिए 12 10 7। क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो है 600 है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन, ना तो इनके वैल्यू नहीं लिखा हो कि 600 रुपया है, वो क्या बोला कि 600 1 2 3 4 ऐसे करके कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स इज 600। इसको हम साइड में लिख लिए कि 600 कॉइन्स है। ठीक है, क्या बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। तो 50 पैसा का कितना कॉइन है तुम बताओ। बोला भारी दिक्कत है। क्या किया हम? पहले वैल्यू निकाल दिए, वैल्यू का रेशियो लिखा हुआ 12 10 7 एज इट इज, हम इसको लिख दिए। उसका बाद कॉइन्स हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि हमको पता है कि 12 कॉइन है अगर 1 रुपये का, तो 1 रुपये का कितना कॉइन होगा? 12 होगा। अगर 10 रुपया है, आपसे पूछे कि 10 रुपया में कितना 50 पैसा, तो आप बोलेंगे ना कि 1 रुपया में 2 50 पैसा, तो 10 रुपया में 20 50 पैसा। आपसे पूछ दे कि 1 रुपया में कितना 25 पैसा, तो 1 रुपया में 4 25 पैसा का कॉइन हो जाएगा। तो बोला कि अगर 7 रुपया तो कितना हो जाएगा? तो 7 रुपया तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 28। तो हमारे पास एज पर द रेशियो कितना आ गया? 12 कॉइन 1 रुपये का, 20 कॉइन आ गया 50 पैसा का, और 28 आ गया कितना? 25 पैसा का। तीनों को जोड़ देंगे तो हमको आ जाएगा 60 कॉइन। तो 60 कॉइन जो है इस रेशियो के हिसाब से वही हमारे पास 600 है, इसको इक्वेट कर देंगे तो 1 कॉइन इज इक्वल टू 10 आ गया कि 1 कॉइन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। इसको आप x भी मान सकते हैं कि 12x + 20x + 20x है ना, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60x। तो 60x इज इक्वल टू वॉट? 60x इज इक्वल टू 600। सो x इज इक्वल टू 10 सॉरी, x इज इक्वल टू 10 आ गया। तो एक, अब उसके बाद फिर 50 पैसा है, 50 पैसा का है 20x, तो 20x इज इक्वल टू 20 × 10 इज इक्वल टू 200 कॉइन्स। समझ गए? इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है कि ए बैग कंटेन्स 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स, यहाँ देखिए नंबर ऑफ कॉइन्स दिया हुआ है, वहाँ क्या था हमारा वैल्यू, यहाँ क्या है? नंबर। तो टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू ₹1050। यहाँ क्या हुआ था? नंबर ऑफ कॉइन्स। यहाँ क्या दिया हुआ है? वैल्यू ऑफ, कि टोटल वैल्यू है ये 1050। सो फाइंड द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स। ये तो सवाल बना लेंगे आसानी से बना लेंगे। आइए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है क्या? जो लिख देंगे कि 1 रुपया
50 पैसा और 25 पैसा। लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉइन्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, तो वैल्यू लिख देंगे हम, है ना। क्या है, वैल्यू लिखेंगे, क्या, नंबर ऑफ कॉइन, सॉरी, तो नंबर लिख देंगे। नंबर कितना है, 6:15:16। उसके बाद क्या बोल रहा है कि उनका टोटल वैल्यू जो है 1050 रुपया है, टोटल सबका पैसा मिला के। तो हमको नंबर है तो हम वैल्यू निकाल देंगे कि अगर 6 कॉइन है 1 रुपये का, तो इसका कितना हो जाएगा वैल्यू, 6 रुपया। 50 पैसा है 15 का, तो 1 रुपया में 50 पैसा कितना हो जाएगा, 2, और हमारे पास 15 है मतलब 7.5 रुपया हो जाएगा। तो फ्रैक्शन में लिख देते हैं, 15/2, कैलकुलेशन में आसानी होगा। और उसी तरीके से क्या है हमारा, 16 रुपया है और 25 पैसा में कितना ये हो जाएगा, 4। ये हमारा क्या आ गया वैल्यू कि 6 रुपया, 7.5 रुपया और 4 रुपया। ये नंबर ऑफ कॉइन्स था, नंबर ऑफ कॉइन्स, ये है वैल्यू ऑफ कॉइन्स। वैल्यू इतना आ गया। अब आपको मान लीजिए वैल्यू कि 6 + 15/2 प्लस, जिसको 4 कर देते हैं, इज इक्वल टू कितना हमारा, यही वैल्यू यही है, ये वाला ₹1050। चलिए आपको एक्स करके हम बता देते हैं, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि 6x + 15/2x + 4x इज इक्वल टू व्हाट, 1050। इसको हम करते हैं क्या, 2 लिख देते हैं, 12x + 15x + 4 दूनी 8x इज इक्वल टू 1050। कुल यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 15 8, 12 8 20 10 20 10 30 5 35। तो 35x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1050 इंटू 2 इज इक्वल टू 5 दूनी 10 और 2 2100, और ये कट जाएगा कितना से, 35, 2100/35 बराबर 60। कितना से कटेगा, काटिए, 7 × 5 = 35 और 5 से 5 × 24 और 5 दूनी 10 और ये 7 × 6 = 42, मतलब 60 रुपये आ गए। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 60। एक्स इज इक्वल टू 60। अब एक्स हमारा 60 आ गया, तो क्या बोला, देन द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 1 रुपया 6x, है ना। तो 6 × 60 इज इक्वल टू 3600। तो 3600 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 1 रुपये का, ₹1 का जो कॉइन है वो कितना है, 360 है। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आपका बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है कि एक मिक्सचर है, तो लिख देते हैं मिक्सचर है, 70 kg का है। क्या बोल रहा है कि सैंड और सीमेंट है, सैंड है और क्या है, सीमेंट है। इसका रेशियो क्या है, 4:1। हाउ मच सैंड शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो द रेशियो ऑफ सैंड सीमेंट बिकम 6:1। क्या बोल रहा है कि कितना हम सैंड ऐड कर देंगे, सैंड ऐड कर देंगे कि रेशियो क्या हो जाएगा, 6:1। ये तो बहुत आसान है। देखिए सीमेंट तो बराबर ही है पहले से ही, रेशियो बराबर करने का जरूरत ही नहीं है। कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो 2 को हम किससे इक्वेट कर देंगे, किससे इक्वेट करेंगे बताइए, 2 को इक्वेट कर देंगे हम 70 से। तो आप ये जो 4 1 5 है, वो 5 कितना 70, तो 1 कितना हो जाएगा, 70/5 कितना हो जाएगा, 14 × 5 = 70। कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया, 14 × 2 मतलब 28 kg हम डालेंगे तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 6:1 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ है ऑप्शन में 28, ये समझ गए होंगे, फिर से आपको बता दे रहा है। मुरा एक मिक्सचर है 70 kg का, जो मिक्सचर किस चीज़ का है, सैंड का और सीमेंट का। सैंड और सीमेंट का रेशियो है 4:1। और हमारा जो बोल रहा है कि सैंड हम कितना ऐड करेंगे कि जो रेशियो है वो 6:1 हो जाएगा। तो आपको क्या बताया था कि रेशियो बराबर करना है, तो सैंड तो इसमें दिया हुआ, ये आसान सवाल है। तो आप देख रहे हैं कि सैंड का रेशियो है 4 से 6 हो रहा है, मतलब 2 यूनिट बढ़ जा रहा है। तो हमारे पास है कितना यूनिट, 4 1 5 यूनिट। 5 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 70 kg। तो 1 यूनिट में क्या हो जाएगा, 14 kg। 2 यूनिट बढ़ रहा है, 2 × 14 बराबर 28 kg। हम अगर बालू मिला देंगे, सैंड मिला देंगे, रेत मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका रेशियो 6:1 हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए।
ये यूपीएससी सीसैट का सवाल है 2021 का, इसको करके देखते हैं। सवाल क्या पूछ रहा है कि ए स्टूडेंट अपियर इन 6 पेपर एंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द सेम ऑफ ईच पेपर। क्या बोल रहा है कि एक कोई विद्यार्थी है आपके जैसे, वो 6 पेपर दिया और प्रत्येक पेपर जो है उसका बराबर बराबर मार्क्स है, मतलब कि 6 पेपर है, मतलब सब 100 नंबर का है, ठीक है। हिज मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द सेम ऑफ हिज मैक्सिमम मार्क्स आर सेम फॉर ईच पेपर। क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स आर सेम फॉर ईच अदर, हिज मैक्सिमम मार्क्स आर, अरे यार सेम रिपीट हो गया। हिज मार्क्स इन दिस पेपर आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ, तो मान लीजिए आपको कि इसको लिख देते पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 रेशियो क्या है 5:6:7:8:9:10। ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%। क्या बोल रहा है कि ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%। हाउ मच पेपर डिड ही स्कोर लेस देन 60%? द मैक्सिमम मार्क्स। क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर पेपर डिड ही स्कोर लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। को जो मैक्सिमम मार्क्स उसे 60% से कम कितने पेपर में लाया है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि वो नंबर कितना सारा पेपर में नंबर कितना लाया है। तो हम मान लिए क्या कि एक पेपर का जो मैक्सिमम नंबर है वो 6, तो 600 गुने 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 600। और वो क्या बोल रहा है कि 60 ओवरऑल ये स्कोर 60%, मतलब 600 का 60% कर देंगे हम, तो 600 गुने 60/100 तो क्या आ जाएगा 6 6 का 36, 360, मतलब वो 360 नंबर लाया। अब क्या है सबको x मान लेते हैं और सबको जोड़ देंगे, इससे इक्वेट कर देंगे, मतलब क्या है कि इसका जो रेशियो का जो एडिशन इसी के बराबर हो जाएगा। तो अब जोड़ देते हैं 5x + 6x + 7x + 8x + 9x + 10x = 360। तो कितना हो जाएगा 10 9 19, 19 और 8 कितना हो गया 6 5 11, 8 7 15 और ये 19 कितना आ जाएगा ये 36 + 19, 9 6 15 के 5, बाकी 3 4 1 5, 45 है ना। मतलब 45x = 360। सो x = क्या 360/45। अब ये कट जाएगा कितना से, काट लेते हैं 9 × 5 = 45 और 5 से ये कटेगा 7 × 5 = 35 और 2 8। सो x = 8। अब क्या बोल रहा है कि कितना में कम नंबर लाया है, तब इसको मल्टीप्लाई करिए। तो ये देखिए यहाँ से कर देते हैं 5x है, मतलब 8 × 5 = 40। क्या बोल रहा है कि कितना 60% से कम लाया, मतलब 100 का 60% मतलब 60, तो 60 से जितना नंबर लाएगा उसको बता देंगे। ये है 8 × 6 = 48, 7 × 8 = 56, 8 × 8 = 64, 9 × 8 = 72 और 80। तो कितना सब में 60 से कम ना आया 3, तो ये आंसर क्या है 3। आसान है। अगला सवाल है, ये भी सी सेट का सवाल है। क्या बोला कि सम ऑफ 2500 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई जेड, कि 2500 है और ये 3 में बट गया x/z, और तीनों का रेशियो क्या है 1:2:3/4 रेशियो 5/6। तो डिफरेंस क्या है मैक्सिमम शेयर और मिनिमम शेयर। मैक्सिमम शेयर और मिनिमम शेयर, इसको क्या करेंगे हम रेशियो को फटाक से चेंज कर लेंगे। कैसे 2 4 6 का हम निकालेंगे एलसीएम, 2 4 6, 1 2 3, 2 × 2 × 3 = 12, गुना कर देंगे 12 से, है ना, 6 8 और 10, 9 9, 4 3 12, 9 होगा ना, 6 9 10 के रेशियो में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ये कितना है 2500 के बारे में, तो 6x + 9x + 10x = 2500। तो 9 6 15 10 25, 25x = 2500। देखिए यूपीएससी कितना कैलकुलेशन आसान करके आपको देता है। कट गया, x = 100। अब 100 आ गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 1000। आपसे सवाल क्या पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम शेयर एंड मिनिमम शेयर। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1000 माइनस मिनिमम कितना हो गया 600 = 400। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब यह सवाल आपका होमवर्क के लिए दिया गया है,
आपको हम कॉइन पे बताए सवाल दो। इसमें क्या पूछ रहा है, समझा दे रहे सवाल को कि एक पर्स है जिसमें 12 नंबर ऑफ कॉइन्स है। देखिए अब नंबर ऑफ कॉइन दिया हुआ है 5 रुपए का, 2 रुपए का, 1 रुपए का, और उनके वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है। तो आप उसी तरीके से लिखेगा, पहले लिख लीजिएगा 5 रुपए, फिर 2 रुपए और 1 रुपए, और उनके वैल्यू का रेशियो लिखा हुआ है। सो वैल्यू का रेशियो, तो ये वैल्यू है 3, 2, 1, तो नंबर ऑफ कॉइन निकल जाएगा। और उसके बाद बोल रहा है क्या कि फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपए का कॉइन का नंबर निकालना है। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है, 12। ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, ना कि ये वैल्यू है, वैल्यू नहीं है। तो आप हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा सॉल्व करके। पिछले बार जो सवाल पूछे थे कुछ बच्चों ने आंसर दिया था और सब सही था। आप लोग सवाल करेंगे तो आप ही को कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। तो आप इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और बाकी हमारा यहाँ रेशियो प्रोपोर्शन ख़त्म होता है ना। थैंक यू सो मच। बाकी क्या है, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया।